दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत खास मेहमान के साथ बैठे हुए हैं, डॉक्टर संदीप पांडे साहब, जो लखनऊ से यहाँ श्रीनगर में तशरीफ लाए हैं। इन हालात में, जो श्रीनगर के हालात हैं, जम्मू कश्मीर के हालात हैं, इसमें जो है वो एक पीस सॉलिडारिटी मिशन को लेकर के यहाँ श्रीनगर में आए हैं। तो हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब, आपको इसका ख्याल क्यों आया? जी, शुक्रिया सलीम साहब मुझे मौका देने के लिए। देखिए, हमारी सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के एक नेशनल कमेटी मेंबर हैं मीर शाहिद सलीम साहब। जी जी। तो जब पहलगाम पे हमला हुआ और जब ये लड़ाई हुई और फिर युद्ध विराम भी हो गया, तो उन्होंने एक ऐसी बात कही जो मेरे दिल को बहुत लगी। जी। उनका कहना था कि भाई, हमला पहलगाम पे हुआ, सही। ये ठीक है कि बाहर के 25 लोग मारे गए, एक कश्मीरी भी मारा गया उसमें, लेकिन जो पर्यटन का जो उद्योग था वो ठप पड़ गया। सही। कश्मीर के लोगों का नुकसान हुआ। उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान ने लड़ाई भी लड़ी 3 दिन। उसमें भी 30 में से ज्यादातर जो जाने गई हैं वो जम्मू कश्मीर में गई हैं, और सबसे ज्यादा जाने पुंछ में गई हैं, करीब 13-14, जी। और एक यहाँ उड़ी में भी गई है, और नुकसान भी घरों का यहाँ पे हुआ। और उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान ने युद्ध विराम भी कर लिया। सही। तो उनका कहना था कि भाई, हमारा नुकसान हुआ और आपने लड़ाई की, आपने युद्ध विराम भी कर लिया, हम तो वहीं के वहीं रह गए। कल यहाँ पे दोबारा कोई हमला होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपने तो युद्ध विराम कर लिया। सही। तो प्रधानमंत्री ने उसके बाद जो अपना भाषण दिया, उसमें भी पाकिस्तान को तो उन्होंने बहुत कुछ कहा कि हम आपका न्यूक्लियर ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और सिंदूर जो है उनकी रगों में बहता है, और ये सारी चीजें पाकिस्तान को टारगेट करके कहा। लेकिन जम्मू कश्मीर का जिक्र उस भाषण में एक बार भी नहीं हुआ, जिसने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। तो उनका कहना था कि भाई, आप लोग यहाँ आइए, कम से कम कश्मीर के लोगों को पता तो लगे कि हिंदुस्तान के लोग उनके साथ खड़े हैं, कि आप सिर्फ चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट रंग रहे, आप बोलते ही रहेंगे अटूट अंग है, और आप कुछ हमारे लिए करेंगे नहीं, तो ये कैसे काम चलेगा। तो उस समय फिर ये तय हुआ कि एक डेलीगेशन जाएगा। हमें जितनी जल्दी आना चाहिए था हम नहीं आ पाए, लेकिन देर से ही सही एक बड़ा डेलीगेशन, मुझे लगता है कि क्योंकि यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस का भी डेलीगेशन आया है, राहुल गांधी भी आए हैं, लेकिन सोशलिस्ट पार्टी का डेलीगेशन एक जो 14 लोगों का यहाँ आया, शायद सबसे बड़ा डेलीगेशन था किसी भी हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी का। हमारे पुराने दोस्त ईश्वर दास खजूरिया जी भी, जो बहुत सालों से लगे हुए हैं इस काम में कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में दोस्ती हो और कश्मीर का मसला बातचीत से हल किया जाए, युद्ध खत्म हो, तो वो भी इस डेलीगेशन में शामिल हुए। हमारे बहुत सीनियर साथी हैं, और आप खुद आए बम्बई से, ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। तो ये डेलीगेशन आया और फिर ये सारे प्रभावित इलाकों में गया, राजौरी में, पुंछ में, उड़ी में, और आज हम श्रीनगर में हैं। और हम इस दौरे के बाद एक वाइट पेपर भी जारी करेंगे, और हिंदुस्तान के हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब सैयद तहसीन अहमद जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हिंदुस्तान में उस रिपोर्ट को लेके। और हमारी पार्टी एक अकेली पार्टी है जो इस मुद्दे पे अलग भूमिका ले रही है। हमारा कहना है, बात बहुत सीधी है। डोनाल्ड ट्रंप जब युद्ध विराम घोषित करते हैं, उसके बाद से आप सफाई देना शुरू करते हैं कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का बायलैटरल मामला है, डोनाल्ड ट्रंप की इसमें कोई भूमिका नहीं थी, और ये तो हमारे डीजीएमओ जो दोनों तरफ के हैं उन्होंने बातचीत करके युद्ध विराम किया है। लेकिन जब आप डेलीगेशन भेजते हैं तो आप पाकिस्तान और चीन को छोड़ के बाकी सारी दुनिया में भेजते हैं। हमारा कहना है कि जब आप खुद कह रहे हैं कि बायलैटरल मामला है, तो आप दुनिया भर डेलीगेशन क्यों भेज रहे हैं? अरे भाई, सीधे पाकिस्तान से बात करो ना। और हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में होती तो हमारा सिर्फ एक डेलीगेशन जाता,
या बुलाया जाता वो पाकिस्तान से, और हम बातचीत करते और हम कहते कि भाई ये समस्या हल की जाए। सबसे पहला काम तो हम ये करते जो बीजेपी ने किया है उसका एकदम उल्टा करते। बीजेपी ने क्या किया कि जितने पाकिस्तान से लोग आए थे वीजा लेके सबको वापस भेजा, जिसमें कुछ इलाज कराने के लिए लोग आए थे, और एक तो ऐसा परिवार था जिसमें 18 साल का बच्चा और उसकी माँ को अलग कर दिया गया, क्योंकि उनके पास, दोनों के पास, एक के पास हिंदुस्तान का पासपोर्ट था और दूसरे के पास पाकिस्तान का, और पाकिस्तान ने भी वहां से वापस कर दिए। हम अगर सत्ता में होते हम तो सारे बॉर्डर खोल देते। हम कहते कि भाई लोगों को मिलने जुलने से मत रोकिए, क्योंकि ये लोग तय करेंगे कि इस दोनों मुल्कों का और कश्मीर का क्या होगा, हम कैसे साथ में रहेंगे। और अगर लोगों पे छोड़ा जाएगा तो मैं आपको अपने 10 बार की पाकिस्तान यात्राओं के अनुभव से कह सकता हूं, जिसमें एक हमने पदयात्रा भी की थी दिल्ली से मुल्तान तक की। दिल्ली से वाघा तक हम पैदल चल के गए थे, और उधर तो हमको गाड़ियों से जाना पड़ा था क्योंकि पदयात्रा की इजाज़त नहीं मिली थी। तब मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति हुआ करते थे। कि दोनों तरफ के लोग चाहते हैं कि लोग आपस में मिलने जुलने के लिए कोई बीच में बाधा ना हो, और अगर ये हो जाए तो मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर की समस्या का हल भी आसानी से निकल आएगा, बाकी जो भी हमारे मसले हैं सब सुलझ जाएंगे। तो हमारी पार्टी का कहना है कि आप बातचीत करिए और ऐसी ऐसी एक संधि कीजिए। चीन हमारा बड़ा दुश्मन है, लेकिन चीन के साथ हमारा ये समझौता है कि हमारे सैनिक गोली नहीं चलाएंगे एक दूसरे के ऊपर, और गालवान के पहले बहुत लंबे समय तक कोई हिंदुस्तानी या चीनी सैनिक सीमा पे नहीं मरा है। सही। गालवान में भी गोली नहीं चली थी, वो तो पीट पीट के जी। पत्थर से मारे गए हैं लोग। तो जब हम चीन के साथ, जो हमारा बड़ा दुश्मन है, उसके साथ हम आपस में गोली न चलाने का फैसला ले सकते हैं, तो आप उसी तरह की संधि यहाँ क्यों नहीं करते हैं पाकिस्तान के साथ, कि सैनिक एक दूसरे को ना मारे। भाई देखिए, आतंकवादियों से तो हमको निपटना पड़ेगा, हमको भी निपटना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी निपटना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने तो हमसे ज्यादा झेला है। वहां तो स्कूल में जाके पेशावर में और आतंकवादी गोली चलाने लगते हैं बच्चों के ऊपर। तो ये तो दोनों देशों को निपटना पड़ेगा। अगर मिल के निपटेंगे तो ज्यादा आसान होगा, लेकिन कम से कम सैनिक एक दूसरे को ना मारे। जो सीमाओं पे उड़ी से लेके और पुंछ और फिर फिरोजपुर और राजस्थान तक, गुजरात में तो शायद घटनाएं नहीं होती है, लेकिन राजस्थान तक लोग मरते हैं। तो ये क्यों बिना वजह मरते हैं? अरे भाई, आपको दुश्मनी रखनी है रखिए, लेकिन आप आम लोगों को मत मारिए, सैनिकों को मत मारिए। आप वाघा पे हर एक दिन एक सेरेमनी भी करते हैं और हाथ भी मिलाते हैं, अभी तो बंद है। और दिवाली, होली, ईद पे आप मिठाई के डब्बे भी बांटते हैं। मोदी जी का जिस दिन मन करता है वो नवाज शरीफ के परिवार के प्राइवेट फंक्शन में शामिल होने चले जाते हैं और उनकी माँ को शॉल भेंट करते हैं। तब नवाज शरीफ से नहीं पूछते हैं कि भाई आप आतंकवादी क्यों भेजते हैं हमारे यहाँ। सही। तो आप तो चाहते हैं कि आपका पर्सनल रिश्ता हो, लेकिन आम लोगों का ना हो। ये कौन सी नीति है? बल्कि उन्होंने तो अपनी ओथ सेरेमनी में भी बुलाया था नवाज शरीफ को। जी। तो जैसे आप चाहते हैं कि आपका उनके साथ अच्छा रिश्ता रहे, तो ऐसे हर एक हिंदुस्तानी पाकिस्तानी चाहता है कि उनके आपस में रिश्ते रहें, और ये दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य करने से ही हल निकलेगा, ऐसा हमारा पक्का मानना है। और इसलिए हम ये डेलीगेशन लेके आए हैं यहाँ पे। अभी तो यहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरकारों से कहना चाहते हैं कि अगर आप हमें मौका देंगे तो ये 14 लोगों का डेलीगेशन पाकिस्तान भी जाएगा। सही। और पाकिस्तान की सरकार से भी बात करेगा और वहां के नागरिक समाज से भी बात करेगा, और हम कहेंगे कि भाई आइए, दोस्ती का हाथ हम बढ़ाएं एक दूसरे की तरफ, और हम अपने बॉर्डर खोलें, और हो सके तो पूरे दक्षिण एशिया में हम एक ऐसा यूनियन बनाए जैसा कि यूरोपियन यूनियन है, जहाँ की आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में वैसे ही चले जाते हैं जैसे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, एक जिले से दूसरे जिले में जा रहे हैं, और सीमा पे फौजें नहीं हैं। उन्होंने आपस में एक अपना रिश्ता बना लिया है साथ में काम करने का। तो वैसा रिश्ता यहाँ बनना चाहिए,
पहले तो दक्षिण एशिया में बनना चाहिए और हो सके तो चीन को भी इसमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि देखिए चीन पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक। जी। पाकिस्तान तो हमसे छोटा मुल्क है, इसलिए हम उसके ऊपर चढ़ाई भी कर देते हैं, और मोदी साहब अपने सीने का साइज बताने से लेके और यहाँ तक कह देते हैं भगवान की साइज भी बता कि देते कि भाई अगर आप नहीं, उससे एक गलती हो गई जी। क्योंकि आपने सीने का साइज बता दिया। हाँ, अब भाई उस 56 इंच के सीने में तो उतना ही दिल रह पाएगा ना। हाँ, अब लेकिन ये जो काम हम कह रहे हैं इसको करने के लिए और बड़ा दिल चाहिए, सही, तो उस सीने में वो दिल आ ही नहीं सकता सही, जितना बड़ा दिल चाहिए आपको सही। पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने के लिए। तो वो ये भी कह देते हैं कि भाई आप जो है अगर उधर से हमला करेंगे तो हम भी आपके ऊपर चढ़ाई करेंगे और हम आपकी धमकी से डरने वाले नहीं। तो ये जो सब बातें हो रही है इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दुनिया ने देख लिया कि 3 दिन की लड़ाई से ज्यादा लड़ाई नहीं हो सकती। सही। उसके बाद तो वो लड़ाई रुकनी ही है, चाहे वो अमेरिका के हस्तक्षेप से रुके या आपके डीजीएमओ बात करके रुकवाएं, लेकिन लंबी लड़ाई लड़ने किसी के की बस का स्थिति में, रोग नहीं है। हाँ, क्योंकि फिर हम वो रूस यूक्रेन की तरह और इसराइल गाजा की तरह लंबे समय के लिए हम युद्ध का मैदान बन जाएंगे, जो कोई नहीं चाहता। अच्छा तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपने बात वहां से शुरू की थी कि प्रधानमंत्री की जो असंवेदनशीलता है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं किया, शाहिद साहब ने उसका हवाला देके बात कही। तो अब ये है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हताहत हुए, जान जिनकी तो जी लोगों की जी गई और फिर लोग जख्मी हुए, लेकिन इसी के साथ बहुत सारे लोग को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। बल्कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि पहले तो ये था कि बुलडोजर चल जाता था, अब धमाका करके जो है वो घरों को उड़ाया गया और अभी तक वो लोग पकड़े नहीं गए और ये साबित नहीं हो सका कि वो कौन थे। तो ये जो फिनोमिना बढ़ा है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार कर लेना, या ये कि घरों को उड़ा के उसकी तशहीर करना, उसका प्रचार करना कि देखो हमने कितना अच्छा काम किया है, इस पर आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये तो हिंदुस्तान की विदेश नीति की असफलता है। एक मनमोहन सिंह भी हुआ करते थे, उन्होंने बड़ा हमला झेला बंबई में 2008 में, उसमें तो 166 लोग मरे, पहलगाम में तो सिर्फ 26 लोग मरे थे। मनमोहन सिंह के ऊपर दबाव था कि आप पाकिस्तान को जवाब दीजिए, लेकिन मनमोहन सिंह ने ऐसा नहीं किया। राजनयिक संबंध हमारे खत्म हो गए थे, लेकिन मनमोहन सिंह ने जो रेलगाड़ी चलाई थी जोधपुर से कराची, श्रीनगर से मुजफ्फराबाद की बस चलाई थी, 2004-5-6 में ये फैसले लिए गए थे। उन्होंने कुछ नहीं रोका, जोधपुर कराची गाड़ी चलती रही, श्रीनगर मुजफ्फराबाद की बस चलती रही, लाहौर दिल्ली की बस चलती रही जो वाजपेयी जी ने शुरू की थी, समझौता एक्सप्रेस चलती रही, कुछ नहीं रोका। राजनयिक संबंध खत्म किए, 1 साल के बाद बातचीत शुरू की, और उसका नतीजा ये हुआ कि अगले 6 साल में कोई भी हमला पाकिस्तान की तरफ से या आतंकवादियों का भारत पे नहीं हुआ, क्योंकि वो रिश्तों को सामान्य कर रहे थे। वो कह रहे थे मैं कश्मीर को बॉर्डरलेस कर दूंगा, यानी कि जो एलओसी है, जो दो कश्मीर के 2 हिस्सों को बांटती है और फिर लोगों को मिलने जुलने में दिक्कत आती है, उन्होंने कहा था कि कश्मीर के दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से मिल पाएंगे। वो पाकिस्तान से बातचीत करके एक समझौते की तरफ बढ़ रहे थे, और मोदी साहब के आते ही सार्क खत्म हो गया। उन्होंने तमाम फोरम बना डाले, बिम्स्टेक बना डाला, क्वाड बना डाला और क्या क्या बना डाला, लेकिन जो सबसे जरूरी फोरम था हमारे मसले को हल करने के लिए, सार्क, उसको खत्म कर दिया। उसकी मीटिंगें होना बंद हो गई। और जब इमरान खान ने कहा कि भाई मुझसे बेहतर तो कोई आदमी ही नहीं हो सकता जो हिंदुस्तान के साथ दोस्ती और अमन की बात कर सके, क्योंकि मेरे तो हिंदुस्तान में इतने ज्यादा दोस्त हैं, और उसने करतारपुर साहब का बॉर्डर खोल दिया, तो मोदी को भी तारीफ करनी पड़ी उसकी, जिस दिन करतारपुर साहब का उद्घाटन हो। लेकिन अगर वो उनके पास बड़ा दिल होता तो, या उनकी जगह सोशलिस्ट पार्टी की सरकार होती, तो हम जो एक काम कि हम अजमेर शरीफ का दरगाह जो है खोलते हैं पाकिस्तान के नागरिकों के लिए, क्योंकि मैंने देखा है पाकिस्तान के अंदर, हम 2005 में दिल्ली से मुल्तान की एक यात्रा लेके गए थे, हमारे साथ
निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह के अपने गद्दी नशी थे, नाजिम निज़ामी साहब। वहां पे ऐसी भीड़ उमड़ती थी, लाहौर में साहिवाल, चीचावतनी, मुल्तान, और लोग आते थे और उनकी मुट्ठियों में कुछ खोस के चले नजराना जी। जाते थे। तो हमने निज़ामी साहब से पूछा, निज़ामी साहब ये लोग क्या कर रहे हैं आपके साथ? हाँ। और जब हम सड़क पे निकले तो साहिवाल में बालकनियों से गुलाब के फूल की पंखुड़ियां बरसाई जा रही थी। तो हमने मुल्तान में बहाउद्दीन ज़करिया की मज़ार खचाखच भरी थी, और वहाँ के जो सज्जादा नशी हैं वो बाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बन गए, इस समय इमरान खान की पार्टी में है, शाह महमूद कुरैशी। उन्होंने पाकिस्तान में उस दिन वो बात कह दी जो आम तौर पे पाकिस्तान में नहीं कही जाती। हमारे खजुरिया साहब तो कह सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में ये बात कहना आसान है, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा वजूद ही अलग होने से बना है। तो वो कहते हैं भाई ये बात आप यहाँ मत कहिए, आप सारी दोस्ती की बात कहिए, साथ में रहने की बात कहिए। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने उस दिन कह दिया कि जिस तरह से दो जर्मनी के बीच की दीवार गिरी थी, एक दिन जरूर आएगा जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच की दीवार गिरेगी। तो मैंने पूछा निज़ामी साहब से, ये लोग क्या कर रहे हैं? बोले ये सब वो लोग हैं जो कभी निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह जा नहीं पाएंगे, ये अपनी दुआएं लिख लिख के दे रहे हैं मुझे कि आप जाके इनको पढ़ दीजिएगा हमारी तरफ से। तो अगर एक रास्ता मोदी साहब पाकिस्तान के लोगों के लिए अजमेर शरीफ की दरगाह का खोल देते, कॉरिडोर, जैसे करतारपुर साहब कॉरिडोर खोला गया, तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि पहलगाम की घटना नहीं होती। डॉक्टर साहब, आपने बिम्स्टेक के बजाय सार्क के बजाय बिम्स्टेक और इस तरह की बहुत सारी कोशिशों का हवाला दिया, लेकिन इस बार जब क्राइसिस आया तो हम ये देखते हैं कि चीन तो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा था, लेकिन जो हमारे पुराने साथी थे, यानी नेपाल था, बांग्लादेश था, श्रीलंका था, म्यांमार था, मालदीव, एक भी हमारा पड़ोसी हमारे साथ खड़ा नहीं था। तो ऐसा जो ये सारी कोशिशों का ऐसा नतीजा क्यों निकला? देखिए, ये तो छोटे छोटे देश हैं, इनकी तो कोई भूमिका नहीं। पाकिस्तान के साथ जब जब लड़ाई हुई थी पहले, तो तब रूस ने भारत का साथ दिया था। हालांकि हम नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा थे। हमने तय किया था कि ना तो हम अमेरिका के खेमे में रहेंगे, ना पाकिस्तान, ना रूस के, लेकिन रूस ने हमारा साथ दिया था। लेकिन अब तो रूस भी पाकिस्तान के साथ हथियारों का सौदा करने लगा है, उनको आर्म्स की ट्रेनिंग देने लगा है। तो जो बड़े बड़े मुल्क थे, जिसमें रूस है, चीन है, अमेरिका है, तुर्की ने अपने ड्रोन पाकिस्तान को दिए, इन सारे देशों में से किसी भी देश ने खुलकर भारत के पक्ष में भूमिका नहीं ली। भारत जो ये कहता रहता है कि ये आतंकवाद को पाकिस्तान संरक्षण देता है और पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद जो है वो उपजता है और भारत को निशाना बनाया जाता है, इसलिए पाकिस्तान का बहिष्कार किया जाए या उसको मजबूर किया जाए कि वो आतंकवादियों को खत्म करे। तो ये बात हमारे मोदी साहब 11 साल से कह रहे हैं, और उसके बाद भी उनको जरूरत पड़ रही है ये डेलीगेशन भेजने की, दुनिया भर ये बात समझाने के लिए। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा सभी लोगों से। अमेरिका पे तो बहुत बड़ा हमला हुआ 2001 में, 2 टावर गिर गए। उस ओसामा बिन लादेन को खोजने में पाकिस्तान को 10 साल अमेरिका को 10 साल लगे, और वो मिला कहाँ? वहीं पाकिस्तान में। जाके उसको मारा और मार के निकल आए। अमेरिका ने तो नहीं कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देता है या पाकिस्तान का जो है इकोनॉमिक बॉयकॉट किया जाए, बल्कि इसी युद्ध के दौरान $1 बिलियन की का लोन जो है IMF से अमेरिका ने पाकिस्तान को दिलाया। तो ये सोचने वाली बात है कि ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में जाके मारा 10 साल के बाद, लेकिन पाकिस्तान को वो लोन दिला रहा है। वो उसको क्यों नहीं अपना दुश्मन मानता है पाकिस्तान को, जैसे हम मानते हैं? तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है हमसे, दुनिया नहीं मान रही है हमारी बात।
डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि दोनों देशों के नेताओं को बधाई देता है। वो कहता है कि ये दो महान देश हैं। तो मेरी जो समझ में आया है वो ये कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से पीड़ित है, हिंदुस्तान भी पीड़ित है, और दोनों मुल्कों को शायद मिल के इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। और हम भूल कर रहे हैं, हमारी जो विदेश नीति है वो असफल हो गई है, ये बात हमको मान लेनी चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा, पहलगाम में घटना हुई, 26 लोग मारे गए। पहले तो हमें उनको खोजना चाहिए था ना। मनमोहन सिंह की सरकार ने कसाब को पकड़ के उसके खिलाफ मुकदमा चलाया। ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी है और वहां पकड़ा गया तो सीधे फांसी पे चढ़ा, उसके खिलाफ मुकदमा चला, क्योंकि हमारे संविधान के आर्टिकल 14 ये कहती है कि कानून के सामने सभी इंसान बराबर है, नागरिक नहीं। हिंदुस्तान के बाहर का भी कोई होगा, कोई भी इंसान होगा, तो सभी कानून के सामने बराबर है। तो कोई अजमल कसाब भी पकड़ा जाता है तो पहले उसके खिलाफ मुकदमा चलता है, उसका जब जुर्म साबित होता है तब वो फांसी पे चढ़ाया जाता है। तहफ्फुर राना को इतने सालों के बाद हिंदुस्तान लाया गया क्योंकि वो बंबई की घटना के लिए जिम्मेदार है। तो हम जो जिम्मेदार हैं उनको खोज खोज के सजा दे रहे हैं, हम निर्दोष लोगों के ऊपर हम हमला नहीं कर रहे हैं, मनमोहन सिंह की सरकार ने जो किया। लेकिन इस बार क्या हुआ कि आपने उनको तो नहीं पकड़ा जिन्होंने पहलगाम की घटना की, और वो आज भी शायद भारत में ही होंगे, क्योंकि उसके बाद से तो सब सिक्योरिटी चुस्त दुरुस्त हो गई है, वो शायद सीमा पार नहीं कर पाए होंगे। लेकिन आप उनको पकड़ने के बजाय आपने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पे हमला कर दिया और कह दिया कि हमने 100 आतंकवादी मार दिए। अब पाकिस्तान के अखबारों में छप रहा है कि जो लोग वहां मरे हैं उनकी संख्या 53 या 54 है। तो ये राजनाथ सिंह ने 100 का आंकड़ा कहां से कहा मालूम नहीं। उन 100 लोगों में क्या वो लोग शामिल थे जो पहलगाम की घटना के लिए जिम्मेदार हैं, हमें मालूम नहीं। मतलब हम अंधेरे में तीर मार रहे हैं। और आतंकवादी तो मालूम नहीं कितने मरे, लेकिन 53-54 नागरिक उधर भी मरे, जैसे 30 यहां मरे, 4-5 सैनिक यहां मरे, उनके 14 सैनिक मरे हैं। तो ये जो मौतें हुई हैं पहलगाम के बाद, अगर मनमोहन सिंह जैसी कोई सरकार होती या हमारी पार्टी की कोई सरकार होती तो 26 के बाद फिर कोई और मौत नहीं होती। डॉक्टर साहब, आप दिल की बात कर रहे थे कि भाई इसके लिए एक बड़ा दिल चाहिए जी। तो हमारे जो विजय शाह साहब हैं, यानी मैं उनको जूनियर अमित शाह कहता हूँ, उन्होंने तो अपने दिल की मन की बात बता दी कि हमने उनकी बहन के जरिए से उनको ठिकाने लगा दिया या उनका बंदोबस्त कर दिया। यानी वो जो है वो सूफिया कुरैशी को भी जो है वो उनकी बहन यानी आतंकवादियों की बहन समझते हैं। तो जब दिल इतना तंग होगा तो फिर ये सरहदें खुलने का मामला कैसे होगा? नहीं, असल में ये नासमझदार लोग हैं। अब इनके बारे में मुझे तो नहीं लगता कोई टिप्पणी करने की जरूरत है। इनको मालूम ही नहीं है कि सोफिया कुरैशी ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो आम नागरिक है वो आपके साथ खड़ा है। वो नहीं चाहता है कि आतंकवादी घटनाएं हो। सिर्फ भारत और कश्मीर के लोग ही इसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। मेरी दोस्त है सईदा दीप, लाहौर में 6 मई को लाहौर में प्रोटेस्ट हुआ है कि युद्ध नहीं होना चाहिए। तो इनको कोई अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि ये इनके अंदर एक पूर्वाग्रह है मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। ये कभी पाकिस्तान जाए तब इनको पता लगेगा कि पाकिस्तान क्या है, वहां के लोग कैसे हैं, जिस तरह का स्वागत वो लोग करते हैं हिंदुस्तान से जाने वाले लोगों का। तो इसीलिए हमारा कहना है कि बॉर्डर खोलिए ताकि लोगों का मिलना जुलना शुरू हो। कम से कम ये जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं, इनको पता तो लगे कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं। मेरा मानना है कि दोनों तरफ की आवाम जो है वो शांति चाहती है, वो युद्ध नहीं चाहती है, वो मिलना जुलना चाहती है एक दूसरे से, और उसको जबरदस्ती रोक के रखा गया है। ये विदेश नीति गलत है।
डॉक्टर साहब, ये जो आपने पूर्वग्रह की बात कही, हम्म, देखिए ये बात सही है और बहुत निंदनीय है कि हिंदुस्तान में आए दिन जो है वो कभी मॉब लिंचिंग हो जाती है, अभी जी अलीगढ़ में जी हुई या कहीं